हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। ये वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी भूगोल मेजर 2 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को हम शुरू करते हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। आज चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स आप सभी का, भूकंप और ज्वालामुखी क्या होता है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए। तो पहले देखते हैं ज्वालामुखी क्या है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको वोल्केनोज। ज्वालामुखी एक विस्फोटक छिद्र है जिससे होकर गर्म मैग्मा पिघली चट्टानें, राख एवं गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी क्रिया के तहत ज्वालामुखी उद्गार से लेकर ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण तक को शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कहीं से भी ये निकल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समुद्र है तो यहाँ से ज्वालामुखी नहीं निकलेगा, या फिर कहीं पर्वत है तो वहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरह से मतलब इसका ढांचा रहता है स्टूडेंट्स, और बाकी ये जो निकलता है इधर से ही निकलता है सारा, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी का हो गया। जैसे कि पृथ्वी के अंदर स्थित पिघली हुई चट्टानों और गैसों को संयुक्त रूप से मैग्मा कहते हैं। अंदर में जो है सो पृथ्वी के अंदर पूरा आग है, जो कि बहुत सारे गैस, चट्टान और जितने भी कुछ है स्टूडेंट्स, नीचे में पूरा एकदम आग जैसा जला हुआ, एकदम पत्थर भी लाल ही दिखता है, ठीक है। पानी जैसा पत्थर हो गया, मतलब लाल, लोहा भी, इतना ज़्यादा गर्मी है अंदर में। और जब निकलता है तो ज्वालामुखी आता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद इन्हें लावा कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है तो इसको लावा कह देते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी, जहाँ मतलब कि होते ही रहता है, डेली निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी से उद्गार सदैव होता रहता है, जैसे इटली का इटना तथा स्टाम्बुल इटली, मूना लुआ हवाई, माउंट कैमरून अफ्रीका का, केटाफॉक्सी इक्वाडोर का, माउंट गुइलतिरी चिली का, ओजोस डेल स्लेटो अर्जेंटीना का। माउंट ओजोस डेल स्लेटो यह विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना में स्थित है। माउंट स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह भूमध्य सागर के लिफारी द्वीप में स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो के बारे में देखते हैं। तो यह है ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में शांत है, लेकिन भविष्य में उसके उद्गार को लेकर कहा नहीं जा सकता। मतलब आज तो शांत है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कल नहीं है ज्वालामुखी उद्गार होगा, सो कभी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे विसुवियस हो गया, फ्यूजियामा हो गया जापान, क्राकाटाओ हो गया इंडोनेशिया, बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान आदि हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मृत ज्वालामुखी के बारे में, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी के पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं होती। उदाहरण के लिए माउंट किलिमंजारो, ये जो मृत ज्वालामुखी होता है कभी जीवन में फिर से ये नहीं उद्गारित होगा, ठीक है। फिर माउंट वार्निंग हो गया, पोपा हो गया, माउंट अकांगुआ हो गया। सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी पर्वत है कौन, माउंट अकांगुआ है। मालागासी हिंद महासागर में, माउंट फेले वेस्ट इंडीज में। पृथ्वी पर 1500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी थी, जिनमें से 500 हमेशा सक्रिय रहते हैं। 500 तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। 1500 कुल है। कुल सक्रिय ज्वालामुखियों में से 60% प्रशांत क्षेत्र में है। ज्वालामुखी मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में सर्वाधिक प्राकृतिक गेसर्स हैं। इसे ओल्ड फेथफुल गेसर कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भूकंप के बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। आप लोग बहुत बार देखे होंगे घर में या फिर कहीं भी होंगे तो कभी झटका जैसा महसूस होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं भूकंप। तो ये ज़्यादा देर तक रहता नहीं तो ये बहुत ज़्यादा विशाल रूप ले लेता, ठीक है। जब बाह्य अथवा आंतरिक कारणों प्राकृतिक से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन होने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी क्षेत्र में सामान्यतः भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो पूरा कंपन होने लगता है, उतना पृथ्वी उतना भर का, ठीक है, उसके चारों तरफ का। उस समय उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्षेत्र में भूकंप आते रहता है, ठीक है। भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप केंद्र या इपी सेंटर कहते हैं। जो भूकंप के ठीक ऊपर पृथ्वी का सतह जो होता है उसको भूकंप केंद्र या इपी सेंटर कहते हैं। भूकंप का जहाँ आविर्भाव होता है उसे भूकंप तल, सेस्मिक फोकस कहते हैं। भूकंप का अध्ययन भूगर्भ विज्ञान की एक पृथक शाखा द्वारा किया जाता है जिसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, जिसे 1934 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने बनाया था। फिर रिक्टर स्केल लोगरिथमिक स्केल 1 से 10 पर आधारित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रिक्टर मापक पर प्रत्येक आगे की पूर्ण संख्या भूकंप लेखीय अंतर सिस्मोग्राफ पर पिछली संख्या की 10 गुना ऊर्जा की प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक तो भूकंप मापी यंत्र होता है, इसमें 1 2 3 करके लिखा रहता है, ठीक है। जितने ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मात्रा में भूकंप आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। भूकंपीय तरंगें, कुछ तरंगें होती है जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। तो प्राथमिक तरंगें होती है पहला, दूसरा द्वितीय तरंगें होती है, तीसरा सतही या फिर लंबी तरंगें होती है, ठीक है।
तो इसके बारे में देखते हैं। ये छोटी तरंग दैर्घ्य व उच्च आवृत्ति की होती है। लंबवत तरंगें हैं जो ठोस, द्रव और गैस समेत सभी माध्यमों से गुजरती है। उनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। द्वितीयक तरंगें ये लंबी तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति की होती है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। तो भूकंप के दौरान संरचना संबंधी अधिकांश नुकसान धरातल तक ही का कारण बनती है। ठीक है, ये सभी माध्यमों ठोस, द्रव और गैस, जो द्वितीयक तरंग है एस तरंग, ये ठोस, द्रव और गैस सब में गुजर जाती है। ठीक है, इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर सतहिया लंबी एल तरंग कहते हैं इसको। ये उच्च तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति के तरंगें हैं और पृथ्वी के क्रस्ट के खोल तक सीमित रहती है। इसलिए भूकंप से होने वाला अधिकांश संरचनात्मक नुकसान इन्हीं से होता है। ये तरंगें सभी माध्यमों ठोस, द्रव और गैस से गुजरती है। इनका औसत वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। भूकंप की प्रबलता को मर्करी स्केल पर मापा जाता है। यह भूकंप का अनुभव करने वाले लोगों के अवलोकनों का प्रयोग तीव्रता के आकलन हेतु करती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं जैसे कि भूवैज्ञानिक समय मापनी। तो इसको आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, मेनली इसमें करना क्या है कि जैसे कि नूतन महाकल्प हो गया, महाकल्पों के बारे में जानना है आपको। महाकल्प, फिर हो गया युग, महाकल्प, युग, कल्प, प्रत्येक कल्प की अवधि, प्रारंभ होने का समय, वर्ष। ठीक है, तो इसको हम नोट्स फॉर्म में भेज दिए प्राइवेट ग्रुप में, उसमें जाकर देखिए आपको सब सही से दिख जाएगा। ठीक है, सारा नोट्स आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप मेजर पेपर का चाहते हैं और कॉमन कोर्स के साथ तो 299 में आप ले सकते हैं अभी तुरंत। व्हाट्सअप नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप IRC भी साथ में चाहते हैं तो 399 में कर सकते हैं। तो आप लोग को जो लेना है, जिस ग्रुप में ज्वाइन होना है तुरंत मैसेज कीजिए। ठीक है, और फटाक से ज्वाइन हुई, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आपको ज्वाइन होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ ही और भी एक्सपीरियंसेस चीज़ें बताएंगे। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय मापक हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका जन्म सौरमंडल के जन्म के साथ ही हुआ था। जो हमारा सौरमंडल है ये सूरज के जन्म के साथ ही हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के जन्म के साथ ही हुआ है। वैज्ञानिक परीक्षणों से पृथ्वी की आयु 4 से 5 अरब वर्ष आंकी गई है। अपने जन्म के समय पृथ्वी बहुत ही गर्म गैस के रूप में थी और अपने जीवन के प्रारंभिक काल अर्थात पहले 1 अरब वर्ष तक यह गैस के रूप में ही रही। उसके बाद यह ठंडी होकर तरल रूप धारण कर गई। शैलियों और अधिक समय बीतने पर इसका ऊपरी भाग ठोस अवस्था में आ गया। ठोस चट्टानों से इसकी कठोर धरातल का निर्माण हुआ परमाणु और यह अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत सारा इसका दिक्कत हुआ। शुरू में तो ये पूरा एकदम आग जैसा था, उसके बाद ठंडा हो गया, उसके बाद जो है सो ठोस अवस्था में आ गया। तो अभी जैसा है ठोस अवस्था में ही। ठीक है, पृथ्वी पर मानव का उदय की काफ़ी देर बाद हुआ। जो फ्रेंड्स मेन बात ये ना, पृथ्वी जो उत्पत्ति हो गया था बहुत पहले और मानव जो है सो बहुत देर के बाद हुआ। अतः मनुष्य पृथ्वी की लंबी जीवन कथा उद्भद बहुत कम भाग से ही प्रत्यक्ष रूप से परिचित है। पृथ्वी के शेष भू आयु के बारे में विभिन्न युगों की चट्टानों तक उनमें उपस्थित जीवाश्मों के अध्ययन से ही जाना जाता है, परंतु इनसे भी पृथ्वी जिनके प्रारंभिक काल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रथम 1.5 अरब वर्ष का इतिहास लगभग पूर्णतः निराधार है। तो फ्रेंड्स हम लोग तो पृथ्वी जब उत्पत्ति हो रहा था उस समय देख नहीं रहे थे ना, हम लोग देख नहीं पाए थे, मतलब कोई भी नहीं देख पाया होगा। तो और क्योंकि मनुष्य का उत्पत्ति उस समय हुआ नहीं था, तो जो हम लोग अनुमान लगाते हैं किसके माध्यम से लगाते हैं, तो जीवाश्मों की सहायता से लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वायु जीवन काल में भूवैज्ञानिक घटनाओं के क्रम तैयार करना तथा और भूवैज्ञानिक काल मापक्रम अथवा काल विभाग जियोलॉजिकल की टाइम स्केल सुनिश्चित करना है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अभिप्राय भूत काल में विभिन्न प्रकार की भूवैज्ञानिक आकृतियों तथा जीवन के विभिन्न स्वरूपों का उद्भव, संयुक्त विकास तथा विलोप के समय और स्थान के अनुसार कालानुक्रमिक पंगा सविस्तार वर्णन करना। दूसरे शब्दों में इसका संबंध पृथ्वी के ही प्रारंभिक काल से ही चट्टानों तथा जीवन के स्वरूपों से है। भूवैज्ञानिक काल मापक्रम का विकास सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक जियोवानी आर्द्युइनो ने सन 1760 में किया था। तो आप लोग को पता हो गया कि कौन किया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स और जो 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिए अभी, 4 और 5। अब देखते हैं 6ठा और 7वां में क्या आपका है। ठीक है, 7वां 8वां और 9वां 10वां 10 चैप्टर ये। ठीक है, तो आज 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है और 5 चैप्टर का एक ही वीडियो में आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोग रेगुलर वीडियोज देख पाएँ। ठीक है, और हम जो है सो अब नेक्स्ट वीडियो में आपका 6 का नहीं लाएंगे। ठीक है, 6 7 8 9 10 चारों मतलब 5 का एक ही साथ आएगा। तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टूडेंट्स, और आप प्राइवेट ग्रुप से नहीं जुड़े तो ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे